तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज का इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या है ये, हम लोग ना बड़े बेसिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आज अगर आप लोग अपने बेसिक्स मजबूत बना लोगे तो आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी हम लोग धीरे धीरे इसके कई सारे चैप्टर्स और कवर करेंगे, तो मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बेसिक्स पर बहुत ही ध्यान से, मतलब मैं चाहता हूं कि बहुत ही आपका जो टाइम हो वो इस पर बहुत जाना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन। देखिए भाई, इन्वेस्टमेंट का ना, मैंने ज़्यादातर जब भी बच्चों से मैं बात करता हूँ क्लास 11th या कोई भी बच्चा हो, तो वो एक बड़ा मुझे सिंपल सा स्टेटमेंट बता देते हैं कि भैया पैसे का लगाना। लेकिन क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम लोग भैया कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट को पहले तो मैं आपको बता दूं, डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। और इस आई को हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझाया जाता है डेल्टा के से, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको लिखा जा सकता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल या फिर और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। पहले तो ये चीज अपने को समझनी है कि आई इज इक्वल टू डेल्टा के या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन। देखिएगा जरा, इन्वेस्टमेंट हम लोग कहां से ये वर्ड आ रहा है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो वील ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का एक डायरेक्ट लेना देना है किससे, इन्वेस्टमेंट से। बिकॉज आपको याद होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर जो है वो करता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आती हैं दो चीजें। या तो वो किस में इन्वेस्ट कर रहा होगा, कैपिटल गुड्स में, either he would be investing in the capital goods of the company or he would be investing in the current assets of the industry, ठीक है। कैपिटल गुड्स में जब भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन ही इन्वेस्ट इन द करंट एसेट्स सच एज रॉ मटेरियल्स और एनी XYZ प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट विल बी नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले तो दो चीजें ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको एक बड़े बेसिक से एग्जांपल से समझा दूं। आप लोगों ने क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो पढ़ी हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों ने एक ये इक्वेशन बहुत पढ़ी होगी कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना, मैं कहता हूँ 50,000 रुपीज के साथ उसने अपना चालू किया, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी, 50,000 हो गई। अब 6 महीने बाद यानी कि आफ्टर 6 मंथ्स मोहन ब्रॉट एडिशनल कैपिटल। मोहन ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, कितना लेके आया वो एडिशनल कैपिटल लेके आया, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब मोहन की जो फाइनल कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 2,50,000। अच्छा, शुरू में कितनी थी, इट वॉज 50,000, और फाइनल कितनी आ रही है, 2,50,000। यानी कि अगर मैं चेंज की बात करूं, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल इसका मतलब है 2,50,000 माइनस 50,000 विच इज एग्जैक्टली 2 लाख। और यही चेंज इन कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ही तो कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट डन इन दी फर्म। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है उसी को हम लोग चेंज इन कैपिटल कहते हैं, उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया एक प्रोड्यूसर दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, आइदर ही वुड बी इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल गुड्स और ही वुड बी इन्वेस्टिंग इन द करंट एसेट्स। अगर वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसकी क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब लेकिन मतलब कोई भी प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, ये कैपिटल गुड्स खरीदता है अपनी फर्म के लिए, तो इन शॉर्ट वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करता है। मान लेते हैं कि पहले वो 5 प्लांट्स के साथ काम कर रहा था, तो उसकी प्रोडक्शन 500 क्विंटल्स थी। अब उसने क्या करा, जर्मनी से कुछ एडिशनल मशीन मंगा के 10 मशीन और मंगाई, तो अब उसका प्रोडक्शन जो है वो 1000 क्विंटल्स तक पहुंच चुका है। तो इन शॉर्ट में यहां पर देख रहा हूं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एनहांस होती ही होती है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी होगी, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो बढ़ेगा।
है ना। इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई में बड़ा एक इंक्रीज या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और जब ऐसा होगा तो जीडीपी की ग्रोथ जो है वो क्या है, वो गारंटीड है। तो एक इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होना मैंडेटरी है, रीजन बीइंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड जीडीपी की ग्रोथ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं कि ये मैंने क्या लिखी है, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्यों एक प्रोड्यूसर जो है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, या उसका क्या रीजन रहता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने का। वहीं अगर मैं प्रोडक्शन करंट एसेट्स की बात करूं तो करंट एसेट्स को या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करके क्या किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग हमेशा समझिएगा कि एक प्रोड्यूसर हमेशा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है जिससे कि उसके पास रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स रहे, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल उसके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ही विल बी शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके पास रॉ मटेरियल होगा ही नहीं प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मशीनों से ही उसको काम चलाना है, भाई उसको समय समय पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सो दैट कि उसके पास एक रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस फ्लक्चुएशंस, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, अवॉइड। चलो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि शुगर केन का सीजन ना, शुगर केन बेसिकली किस सीजन का क्रॉप है, जेड सीजन का क्रॉप है, जिसका हार्वेस्टिंग पीरियड आता है विंटर्स में, या कि मैं कह सकता हूं नवंबर दिसंबर में इसका आता है हार्वेस्टिंग पीरियड। अब शुगर केन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में अच्छा खासा क्या करते हैं, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो अच्छा खासा गन्ना खरीदने की कोशिश करते हैं मार्केट में से, क्योंकि उन्हें पता है कि अब साल के मतलब यही 2 महीने जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल मार्केट से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और कोई दूसरा महीना तो है वो आया नहीं कि यार फिर, क्योंकि अगले साल ही फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, हेवीली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब होता क्या है कि जब मार्केट में यानी कि नवंबर दिसंबर में क्या होता है, सप्लाई जो है वो गन्ने की हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से गन्ने का प्राइस जो है वो रहता है कम। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्च अप्रैल की, तो जब मार्केट में सप्लाई हो जाएगी कम, तो ऑब्वियस बात है गन्ने का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि फार्मर्स जो है उसको हायर प्राइस पर बेचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए एक प्रोड्यूसर क्या करता है, वो हेवीली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि ये मान लीजिए कि वो प्राइस फ्लक्चुएशन के इस प्रॉब्लम से बच सके। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर ये समझिए कि भैया कहीं ना कहीं वो प्राइस फ्लक्चुएशन में फंस जाएगा, या फिर इट विल लीड टू ह्यूज कॉस्ट्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और मैं आपको बता दूं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आफ्टर प्रॉपर एक्यूरेट चेकिंग, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आपके पास डिजायर्ड लेवल से कम इन्वेंट्री हो, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास डिजायर्ड लेवल से ज्यादा। आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। अब हम लोग जरा इन्वेस्टमेंट के फर्दर 2 और एस्पेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं पिक करूंगा 2 इन्वेस्टमेंट्स को, और जिसमें एक आता है अपने पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक आता है अपने पास नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, दोनों का समझते हैं जरा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिएगा। चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। चिप्स, हम लोग ये चिप्स वेफर्स जो है वो खाते हैं, उस चिप्स के पीछे जो है वो 2 तरह के वेट लिखे हुए होते हैं, एक तो होता है ग्रॉस वेट और एक होता है नेट वेट। ठीक है, मैं कह लेता हूं कि ग्रॉस वेट जो है वो हाइपोथेटिकली मैंने बोल दिया 30 ग्राम्स, और नेट वेट जो आ रहा है नेट वेट है 16 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रॉस वेट इंक्लूड्स द वेट ऑफ द चिप्स, द पैकेट एंड द एयर इनसाइड, यानी कि इसमें तीनों चीजों का वजन आ गया, चिप्स का, पैकेट का और एयर का। नेट वेट हालांकि सिर्फ और सिर्फ किसका वेट आपको समझा रहा है, चिप्स का, यानी कि चिप्स का कितना वेट आप खुद देखिए 30 ग्राम्स के उस चिप्स के पैकेट में 16 ग्राम जो है वो नेट वेट है, विच शोज कि भाई मतलब सिर्फ और सिर्फ 50% ही चिप्स हैं, बाकी 50% तो पैकेट का वजन है और एयर का वजन है। अब ये मैंने क्यों पिक किया, इसको समझाने के लिए कि भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, it refers to the total investment done in the capital goods, done in the capital goods by a producer, by a producer।
ठीक है, इट रेफर्स टू दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ड्यूरिंग द इन्वेस्ट, मतलब टोटल प्रोडक्शन, सॉरी मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड गलत लिख दिया यहाँ पर, इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बाय अ प्रोड्यूसर। अब देखते हैं जरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला था तो मैंने चिप्स पैकेट और एयर का यहाँ पर बोला। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या चीज जुड़ी हुई होती है, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन जिसको हम लोग क्या भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूडेड होता है। वहीं नेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर पिक करूं तो मैं इसको एक छोटे से इक्वेशन में लिख सकता हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। वहीं नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस करूं या मुझे पता लगाना हो कि क्या मेरे लिए ज्यादा बेहतर है और क्या नहीं है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, तो मैं इसको कैसे पता लगाऊंगा, देखिएगा अगर इकोनॉमी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि या तो कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं या फिर डेप्रिसिएशन। तो मेरे को ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि क्या कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ी या फिर डेप्रिसिएशन बढ़ा। नेट इन्वेस्टमेंट हालांकि सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि आपने कैपिटल गुड्स में कितना एडिशन जो है वो किया। तो एक कंट्री में अगर नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इट इज टेकन एज अ पॉजिटिव इंडिकेटर, पॉजिटिव साइन, एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो इट विल बी अ डाउटफुल, वो एक डाउट बना रहेगा, एक डाउटफुल पॉइंट रहेगा कि क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो क्या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है या डेप्रिसिएशन बढ़ा। अब जैसे मुझे आप लोगों की बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हल्दीराम्स ने या कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट ने अपने चिप्स में 25% जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो 25% एक्स्ट्रा, तो 25% किसका अच्छा होगा, अगर नेट वेट का 25% हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, और अगर ग्रॉस वेट का 25% बढ़ रहा है तो ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई क्या चिप्स का वजन बढ़ रहा है या फिर पैकेट का या फिर एयर का वजन बढ़ रहा है। और ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो किसका वजन बढ़ाती हैं, पैकेट और एयर का, चिप्स का उतना ही रखती हैं। हम लोग पागल बन जाते हैं भाई 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट याद रखिए, बस आपको एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, वहीं यहां पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है, इसमें हम लोग माइनस करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जरा हम लोग अपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैसे फॉल, और जब भी हम लोग इसको इकोनॉमिक्स की टर्म में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग की टर्म में पढ़ते हैं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, मैंने डेप्रिसिएशन आपको अभी पीछे एक टॉपिक में भी समझाया था, इसकी लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलिए, तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू, fall in the value of fixed assets। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये फॉल आएगा क्यों, फॉल क्यों आएगा भाई। फॉल आने के गिने चुने 3 रीजन जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें पहला आता है वियर एंड टियर। प्रोडक्ट को यूज करने से, है ना, उसको लगातार यूज करने से जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, वो तो होगी ना, होगी तो नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, फिर आता है मार्केट में आ गई है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, मार्केट टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है, तो मार्केट में अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से पुरानी वाली टेक्नोलॉजी के प्राइसेस कम हो गए। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में हम लोगों ने देखा 17 प्रो लॉन्च हुआ, 17 प्रो के लॉन्च होते ही 16 के प्राइसेस बढ़ गए या घट गए, घट गए, तो इसी को तो क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन है, दैट इज ड्यू टू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। फिर आता है आपके पास ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस। ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस क्या होता है कि भाई कभी कभार हमने कोई मशीनरी ली, वो उसमें कोई डैमेज आ गया, उसमें कोई डेंट आ गया, वो गिर गई थी जिसकी वजह से उस पर मतलब वो उसमें कुछ डैमेजेस आए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल डैमेजेस। और ये क्या है, ये हम लोग समझते हैं, ये हमें पता है कि भैया हाँ इसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड इवेंट्स या फिर
एक्सपेक्टेड ऑप्स, एक बार मैं जरा स्पेलिंग चेक करूं भाई जरा, एक्सपेक्टेड ऑप्सोलिसिन्स, ठीक है, ऑप्सोलिसिन्स, ठीक, एक्सपेक्टेड इवेंट्स, एक्सपेक्टेड ऑप्सोलिसिन्स, विच मीन्स कि हम लोग डेप्रिसिएशन जो मतलब वो जो वैल्यू में गिरावट आएगी वो उन 3 रीजन की वजह से, और वो हमें पता है, ठीक। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है भाई, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड, जैसे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, ये तो हमने एस्टिमेट नहीं किया था, वर्कर्स ने केयरलेसनेस कर दी, लापरवाही कर दी, जिसकी वजह से मशीन को डैमेज हुआ, इकोनॉमिक रिप्रेशन जो है वो आ गया, यानी कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, जिसकी वजह से मशीन जो है वो यूजलेस हो गई है। तो भैया ऐसे में तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कोई डेप्रिसिएशन, मतलब ये डेप्रिसिएशन की काउंटिंग में नहीं आता, ठीक है। अब अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से जो भी हम लोग प्रॉफिट्स बनाते हैं उसमें से हम लोग क्या निकालते रहते हैं, हर साल हर महीने डेप्रिसिएशन निकालते रहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है इट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, विच मीन्स कि मान लेते कि एक कंपनी जो है वो 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी उसने एक मशीनरी में, यानी कि उसने एक मशीनरी जो है वो खरीदी, और ये एस्टिमेट किया गया कि ये मशीन जो है वो लगभग हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि लगभग भैया 20 ईयर्स तो चलेगी ही चलेगी। तो इसमें अब मैं क्या एस्टिमेट करूं कि इसकी हर साल वैल्यू कितने से कम होगी, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विच इज हेयर इज 20, जो कि कितना आ रहा है, लगभग इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 या कितना आ रहा है 25,000,000, नहीं भाई 2,50,000 आएगा, ठीक है। 2,50,000 से मैं क्या करूंगा, हर साल डेप्रिसिएशन यानी कि अपने प्रॉफिट में से निकालता रहूंगा, यानी कि जब एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मेरे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कितना रुपया आ जाएगा, मेरे डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 50 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स मैं क्या करूंगा, इस 50 लाख को यूज करूंगा नई मशीनरी खरीदने के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेजर में कर क्या रहा हूं मैं, अपनी हर साल हर मतलब जो भी जिस भी रेट से मेरी मशीनरी जो डेप्रिशिएट हो रही है वो मैं प्रॉफिट में से अलग निकाल ले रहा हूं, वो मैं प्रॉफिट में से अलग कर ले रहा हूं, और अलग करने की वजह से जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पैसे को इस्तेमाल कर लूंगा, क्या करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए। अब जरा समझते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है एक इकोनॉमी के लिए। डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट लिंक जो है वो किससे है, जीडीपी से। समझे कैसे? अब मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए। देखिए डेप्रिसिएशन हर साल हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से अलग निकालते हैं, प्रॉफिट में से निकालते निकालते इसका अमाउंट जो है वो अक्यूमुलेट होता रहता है, यानी कि इसको हम लोग यूज करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। जब मैच्योरिटी आती है, जब मतलब जैसे यहाँ पर मैच्योरिटी 20 ईयर्स आई, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने प्रॉफिट में से हर साल क्या निकाला, डेप्रिसिएशन निकाला है, इसको किस में यूज करूंगा, रिप्लेसमेंट में। इस रिप्लेसमेंट में यानी कि रिप्लेसमेंट से होगा क्या, रिप्लेसमेंट से न्यू मशीनरी जो है वो फर्म में आएगी, न्यू मशीनरी इंडस्ट्रीज में ऐड ऑन होगी, न्यू मशीनरी ऐड ऑन होगी, यानी कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, प्रोडक्शन एनहांस होगी, प्रोडक्शन के एनहांस होने से आउटपुट लेवल बढ़ेगा, और आउटपुट लेवल के बढ़ने से किस में इंक्रीमेंट आएगा, जीडीपी में इंक्रीमेंट आएगा। तो एक इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन का क्रिएट होना बड़ा मैंडेटरी होता है। अगर डेप्रिसिएशन क्रिएट नहीं होगा तो इकोनॉमी किस में आ जाएगी, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, या लो लेवल ऑफ आउटपुट में फंस जाएगी। तो डेप्रिसिएशन मेंटेन करना बड़ा जरूरी हो जाए, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में अपनी मशीनरी को क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। अब क्या होता है, हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, या फिर डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग जो रिजर्व बनाते हैं उसका नाम होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये आपको नेशनल इनकम में काम आएगा, तो इसको मैं अभी बता के चल रहा हूं। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि आपने फिक्स्ड कैपिटल को कितना कंज्यूम कर रहे हो एनुअली। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती है, या फिर जब डैमेज जो होता है, मैंने आपको बताया 2 तरीके से होता है, या तो आपको वो डैमेज है वो एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए आप लोग क्या क्रिएट कर लेते हो, डेप्रिसिएशन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डैमेज हो जाता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हुआ, अब इसकी वजह से तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको होगा ओनली एंड ओनली कैपिटल लॉस। आपको होने वाला कैपिटल लॉस, और इस कैपिटल लॉस की रिकवरी सिर्फ और सिर्फ कैसे है, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस इफ टेकन, इंश्योरेंस इफ
टेकन। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप लोग इसको बियर कर पाओगे, वरना फर्म को क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। और कैपिटल लॉस का मतलब है कंपनी को एक भारी नुकसान। अगर वो डेप्रिसिएशन बनाती या अगर इवेंट एक्सपेक्टेड होता है तो उसके लिए तो कंपनी बना ही रही है, मतलब उन्हें पता है कि हाँ भाई हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना और एक समय आने पर हम लोग इसको यूज कर लेंगे किसके लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि डैमेज किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से हो जाता है तो कंपनी को क्या हो जाता है, कैपिटल लॉस, जिसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस है। अगर ले रखा है तो, है ना, अगर ले रखा है तो आप लोग इसको कर सकते हो, वरना नहीं। तो मतलब किसी भी इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन चार्ज, मतलब एक इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन का चार्ज होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक किससे होता है, जीडीपी से होता है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो फ्यूचर में जीडीपी भी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, लो लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंचेगी। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए तो एक बड़ा सिंपल सा आप लोगों ने क्लास 11 में तरीका सीखा है। आप लोग दो तरीके से सीखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। लेकिन अगर आपको जब ऐसा भी नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यानी कि हर साल हम ये सोच रहे हैं कि भाई इस साल इतनी वैल्यू जो है वो इसकी स्क्रैप में गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल ये चलेगी। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो आगे हम लोग अभी नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक इन्वेस्टमेंट का और डेप्रिसिएशन का समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। सॉरी एक बार मैं जरा पीछे जी, ठीक है। तो जी यहाँ पर थे, सॉरी हम लोग कहाँ जा रहे थे, हाँ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है इन्वेंट्री और एक होती है फिक्स्ड। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, जीडीपी की ग्रोथ। वहीं करंट एसेट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना। देन इन्वेस्टमेंट को हम लोग फर्दर और दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, जहां पर डेप्रिसिएशन का एक बेसिक या जो बहुत ब्लर लाइन का डिफरेंस था वो हम लोगों ने देखा यहाँ पर। देन डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों होता है, एक्सपेक्टेड इवेंट्स क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना जरूरी होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, कैपिटल लॉस क्या होता है, डीआरएफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्यों बनाया जा रहा है, ये हमने सीखा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे पार्ट 3 के साथ, जहां पर हम लोग फ्लोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोज क्या होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। मेहनत करते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेट करिए ऐसी और वीडियोस का। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखें, इसमें कोई भी डाउट आपको लगे, और नो डाउट होगी, डाउट होनी चाहिए। डाउट्स का मतलब है कि आप समझ रहे हैं, आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो कमेंट सेक्शन आपका है, पूछिए।